नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त दिल्ली में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी का जोरदार स्वागत कर रहे थे, अरब देशों के साथ रिश्तों के नए दौर का संदेश दे रहे थे, मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंधों का प्रदर्शन कर रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि इन रिश्तों में गर्माहट मोदी के निजी प्रयासों से आई है, उसी वक्त दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्दू को कठमुल्लापन बनाने की भाषा से जोड़ रहे थे। उन्होंने उर्दू को लेकर जो कहा, वैसी बात किसी भी भाषा के बारे में नहीं कही जानी चाहिए। उर्दू 100% भारतीय जुबान है। वैसे तो कतर के अमीर का स्वागत और उर्दू पर योगी के बयान में कोई संबंध नहीं, लेकिन राजनीति के हालात ऐसे हैं कि सवालों का रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है। यूपी की विधानसभा में उर्दू, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के विधायकों की तरफ से जो कहा गया, उस पर बात होनी चाहिए और हम इस वीडियो में वही करने जा रहे हैं। शुरुआत हम उस मिलन से करना चाहते हैं जिसकी चर्चा हो रही है, जिससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के स्वागत करने प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंच गए और गले लगाकर भारत की धरती पर उनका स्वागत किया। कतर के अमीर की ऐसी खातिरदारी से किसी को ऐतराज क्यों हो, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस अमीर के पास खरबों रुपए का अपना फंड है, कहीं उस वजह से तो स्वागत नहीं हो रहा। उसमें भी कुछ गलत नहीं है, मगर उन पहलुओं पर बात नहीं हो रही है। कतर के अमीर को गले लगाने पर बात हो रही है। इस पर बात होनी चाहिए कि क्यों विपक्षी दल इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अमीर होने से वो आपको कपड़ों से पहचान कर भी ना सिर्फ गले लगाएंगे, बल्कि दौड़े दौड़े एयरपोर्ट लेने भी लपके आएंगे, लेकिन अपने देश में आपके जैसे कपड़े देखकर नफरत बरसाएंगे। पैसे वाला होने से वक्त हालात आपके बदलते हैं, जज्बात नरेंद्र मोदी के। कांग्रेस ही नहीं, सोशल मीडिया में कई लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के कितने ही भाषण मिल जाएंगे जो मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री कभी इफ्तार में भी नजर नहीं आते, लेकिन अरब देशों के प्रमुखों के साथ गले मिलते हुए देखे जा सकते हैं और खुलकर इसका प्रदर्शन करते हैं। ऐसी मुलाकातें विदेश नीति की उपलब्धियों में शामिल कर ली जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल छाप छोड़ना चाहते हैं, कुछ भी गलत नहीं, लेकिन वही प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी के दूसरे नेता हैं, उन पर इसकी छाप क्यों नहीं पड़ पाती? वे भारत की राजनीति में सांप्रदायिक छाप की राजनीति से खुद को मुक्त क्यों नहीं कर पाते? और इसी कारण कंफ्यूजन होता है कि आप जब अरब देशों में मंदिर बनाने का श्रेय लेते हैं, 3-3 अरब मुल्कों से सर्वोच्च सम्मान लेने का गौरव हासिल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की राजनीति करने लग जाते हैं, तो कोई कैसे इसे नया दौर मान ले? आज की विदेश नीति में लेन देन वाला व्यापारिक पहलू सबसे ज्यादा है। सब निवेश और निवेश के बदले मुनाफे के लिए बाजार खोज रहे हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की इसी सोच के कारण कतर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था, जब बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कुरान शरीफ को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया और कतर ने कड़ा ऐतराज जताया। जून 2022 में दोहा में मौजूद भारत के राजदूत को बुलाकर कतर ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी को नुपुर शर्मा को प्रवक्ता के पद से हटाना पड़ा। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा भारत की राजनीति में, जब दूसरे देश के दबाव या ऐतराज के कारण अति राष्ट्रवादी पार्टी को अपना प्रवक्ता हटाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ को इस पर जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। भारत में सांप्रदायिकता की सड़ांध फैलती जा रही है और यहां गले मिलकर नया दौर लाने का संदेश दिया जा रहा है। गोली मारो, करंट लग जाएगा, कपड़े से पहचानो, इन जैसे बयानों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। कब भाषा बुलडोजर में बदल जाती है और कब बुलडोजर भाषा पर चलाया जाने लगता है, पता नहीं चलता। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को लेकर जो कहा है, वह भाषा के लिहाज से गलत तो है ही, लेकिन इस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल छाप विदेश नीति पर पानी फेर देते हैं कि उनका मुस्लिम देशों के साथ निजी रिश्ता है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना भेजें, लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा। जो आज तक आसपास के 1-2 देश ही गए हों, उनका नजरिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे? जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते, उन्हें तो अभी खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों को इस्तेमाल ना करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। उस स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया है, बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने आप भर जाएगी। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर बहस हो रही है और होनी भी चाहिए। हम इस पर बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अंग्रेजी को लेकर जो तर्क दिया वह भी सही नहीं है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को लेकर जो कहा वह उससे भी ज्यादा गलत है। कठमुल्लापन उर्दू की देन नहीं है। उर्दू पढ़ने से कोई मौलवी और कठमुल्ला नहीं बनता, उसी तरह से संस्कृत पढ़ने से कोई पुरोहित ही नहीं बनता। दोनों भाषाओं को कठमुल्ला और पुरोहितवाद तक सीमित करने की राजनीति का संबंध दो चीजों से है, मूर्खता से और सांप्रदायिकता से। सांप्रदायिक सोच हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी के कारण पैदा नहीं होती, बल्कि हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता ने हिंदी और उर्दू को अपना औजार बनाया, उसका इस्तेमाल किया। बहुत जमाने से हिंदी और उर्दू को अलग करने की फालतू कोशिश चल रही है। आप उर्दू या हिंदी के लिए कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन एक बात याद रखें, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। व्हाइट हाउस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया है। इस वीडियो पर लिखी भाषा देखिए और वीडियो की अपनी भाषा देखिए। ट्रंप के कार्यालय की आधिकारिक ट्वीट में लिखा है कि अवैध एलियन की फ्लाइट की आवाज आरामदायक है। इस पर इलॉन मस्क हंस रहे हैं। जिस तरह से मस्क दूसरे देशों के नागरिकों का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आप उसका विरोध नहीं कर पाते तो आपकी उर्दू, आपकी हिंदी, आपका संस्कृत, आपकी अंग्रेजी किसी काम की नहीं रह जाती। पूछिए प्रधानमंत्री मोदी से कि अपने नागरिकों को सम्मान से वापस भेजने के लिए अमेरिका से उन्होंने क्यों नहीं बात की, इसका खुलकर विरोध क्यों नहीं किया। मस्क अपने इस वीडियो से उन सभी देशों को चिढ़ा रहे हैं जिनमें भारत भी है। खुद को बेवकूफ मत बनाइए कि सही हो रहा है। आप किसी देश में अवैध रूप से जाएंगे तो बाहर किए जाएंगे, या बाहर नहीं किया जा रहा है, इसके जरिए उन देशों का अपमान किया जा रहा है। समझिए इस बात को। जिस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना होते हैं, उसी समय अमेरिका अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में डालकर भारत रवाना करता है, और इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं जिनमें जंजीरें दिखती हैं। तब सवाल कीजिए कि क्या वह भारत का आदर कर रहा है। आपको जवाब मिल जाएगा। तो भाषा की लड़ाई लड़ते समय जो लोग सांस्कृतिक मुक्ति का दावा करते हैं, उनसे पूछिए कि अगर हथकड़ियों बेड़ियों में भारत की धरती पर भारतीयों को भेजा जाएगा तो उसका विरोध उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, मगही, ब्रज, बज्जिका में क्यों नहीं किया जा सकता। उर्दू को मिटाकर, उर्दू को किनारे लगाकर आप जिस सांस्कृतिक आजादी का उद्घोष कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, अगर वो आजादी थोड़ी भी मिल गई है, भाषा का स्वाभिमान आपके भीतर आ गया है, तो उस भाषा से अमेरिका की इन हरकतों का विरोध आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। डू यू गेट माई पॉइंट। उत्तर प्रदेश के संसदीय मामलों के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अंग्रेजी में सदन की कार्रवाई उपलब्ध रहेगी तो दक्षिण भारत और विदेशों में रह रहे लोग भी कार्रवाई सुन सकते हैं। अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं किया गया है, यह अच्छी बात है। उनका यह तर्क उस राजनीति से बिल्कुल अलग है कि दक्षिण पर हिंदी थोपनी चाहिए। कम से कम यह ठीक बात है कि दक्षिण के लिए अंग्रेजी के बारे में उन्होंने सोचा। भाषा की राजनीति हमेशा आपको भाषा में फंसा देती है। आप सही बात करते हुए भी गलत नजर आने लग सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपने अंग्रेजी को रखा मगर उर्दू को क्यों नहीं रखा। आज भी केंद्र सरकार की एजेंसी पीआईबी के कई नोटिस उर्दू में अनुदित होते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। पीआईबी की वेबसाइट भी आप उर्दू में पढ़ सकते हैं। स्टेशनों पर उर्दू में नाम लिखे होते हैं। फिल्मों में भी उर्दू में नाम लिखा आता था, इसका इस्तेमाल कम हुआ है। लेकिन बिना उर्दू के फिल्मों का काम आज भी नहीं चलता। मूल बात है कि क्या कोई समाज किसी भाषा को मिटाकर समृद्ध बना है? दुनिया में कहीं भी भाषाओं का इस्तेमाल सांप्रदायिक राजनीति में आज नहीं हुआ। सांप्रदायिकता की स्क्रिप्ट जो अभी चल रही है वो 100 साल पुरानी है, उसमें नया कुछ भी नहीं जुड़ा। सेम टू सेम प्रकरण आज भी चल रहा है। वही लाउड स्पीकर को लेकर झगड़ा, वही जुलूस को लेकर रगड़ा, वही उर्दू हिंदी को लेकर झगड़ा। इस झगड़े के इतिहास पर दर्जनों किताबें हैं, लेख हैं।
इन किताबों को आप जरूर पढ़िए। हिंदी और उर्दू को लेकर आपकी समझ समृद्ध होगी और पता चलेगा कि आपके नेता आपको किस कुएं में धकेल रहे हैं। पता चलेगा कि उर्दू और हिंदी को एक दूसरे से अलग करने में 19वीं और 20वीं सदी तो बेकार चली गई, 21वीं सदी का भी बंटाधार हो रहा है। उर्दू का आरंभिक इतिहास में डॉक्टर शमसुर रहमान फारूकी कहते हैं कि हम लोग इस बात को अक्सर भूल जाते हैं कि जिस भाषा को आज हम उर्दू कहते हैं, पुराने जमाने में उसी भाषा को हिंदवी, हिंदी, देहलवी, गुजरी, दक्कनी और फिर रेख्ता कहा गया। ये नाम उसी क्रम में आए जिस क्रम में मैंने दर्ज किया। इसका मतलब तो यही हुआ कि किसी जमाने में उर्दू का एक नाम हिंदी भी था। फारूकी अपनी किताब में कई मिसालें देते हैं जहां उर्दू को हिंदी कहा गया। आज भी अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, उर्दू, ब्रज के संबंधों को लेकर शोध चल रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इन भाषाओं में एक दूसरे का रिश्ता कितना गहरा हो चुका है। यह जरूर है कि तब अंग्रेजों ने दोनों को लड़ाया और अब तो अंग्रेजी बोलने वाले भी कम सांप्रदायिक नहीं रहे। आप अंग्रेजी चैनलों के नफरती एंकरों की भाषा देखिए, उसके लिए अंग्रेजी जिम्मेदार नहीं बल्कि एंकर जिम्मेदार हैं जो अंग्रेजी का खराब काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन एंकरों की अंग्रेजी वाहियात हो चुकी है तो इसका मतलब नहीं कि अंग्रेजी से ही ऐसे एंकर पैदा होते हैं। नेवर। आप कोल्ड प्ले का गाना सुनिए, पता चलेगा कि इंग्लिश इज सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। कोल्ड प्ले सुनिए, अरुंधति रॉय से लेकर झुंपा लाहिरी से लेकर अनीता देसाई तक को पढ़िए, अमिताभ घोष से लेकर अमिताभ कुमार, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, इन सभी को पढ़िए। इन सभी भारतीय अंग्रेजी लेखकों को पढ़ने से आनंद आएगा, अंग्रेजी से प्यार होगा। उम्मीद है यूपी विधानसभा के सदस्य सदन की कार्रवाई को इंग्लिश में सुनेंगे और अंग्रेजी के प्रति अपनी पसंद और स्वाद का विस्तार करते हुए अरुंधति रॉय को नियमित रूप से पढ़ने लग जाएंगे। The writings of Arundhati will help them to understand the scope of a state to become tyrant, communal and inhuman. After all, they will learn कि ये कौन सा दिल है भाई जो सेडिशियस हो जाता है। I mean, ये कौन सा हार्ट है जो फागुन में बागी हो जाता है। अच्छी बात है कि हिंदी हिंदी करने वाली भाजपा अंग्रेजी का महत्व समझ रही है। समाजवादी पार्टी ने कभी अंग्रेजी का खूब विरोध किया, लेकिन अखिलेश यादव की ही सरकार थी जो अंग्रेजी को ले आई। समाजवाद तो धीरे धीरे नहीं आया, लेकिन समाजवादी एक झटके में अंग्रेजी ले आए। योगी आदित्यनाथ 2017 से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। जो काम उनके पहले से होना चाहिए था, समाजवादी से पहले कांग्रेस की सरकार के समय होना चाहिए था। और याद रखिए, योगी आदित्यनाथ से पहले भी यूपी में भाजपा के मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके कार्यकाल में होना चाहिए था। वह काम अब योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन उर्दू को क्यों छोड़ा गया और छेड़ा गया, यह ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी ने इस बात पर एतराज किया कि अंग्रेजी को भाव दे रहे हैं, उर्दू को नहीं। उनका यह तर्क ठीक नहीं। उर्दू को जगत दिलाने के लिए अंग्रेजी को कोसने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे का यह तर्क बिल्कुल ही गलत था। लेकिन जहां आप विधानसभा की कार्रवाई कई भाषाओं में उपलब्ध करा रहे हैं, वहां आप उर्दू को शामिल ना करें, यह उससे भी ज्यादा गलत है। समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे का तर्क ही गलत है, लेकिन यहां तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तर्क भी गलत है और उर्दू को शामिल ना करने का फैसला भी गलत है। अगर भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, अवधी और अंग्रेजी का ख्याल आया तो योगी आदित्यनाथ 2017 से मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 7 साल बाद ध्यान आया। लेकिन जिस प्रदेश में उर्दू बोलने वाले करोड़ों हैं, उनकी भाषा को क्या अनायास छोड़ दिया गया। हम जानते हैं कि उर्दू का अरब देशों से कोई ताल्लुकात नहीं है। उर्दू विशुद्ध भारतीय जुबान है। इसकी पैदाइश भारत की जमीन पर हुई। दाग देहलवी का एक शेर है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। लेकिन बात यहां उर्दू की नहीं हो रही, बात यहां हो रही है उर्दू बोलने वालों की। बस उनका नाम नहीं लिया जा रहा, उनकी भाषा को छोड़कर उनके प्रति भेदभाव की बात हो रही है। जिन्हें आप मुसलमान कहते हैं, वैसे तो हिंदू और सिख भी उर्दू बोलते हैं, तमिल भी उर्दू बोलते हैं। तभी कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी पूछ रही हैं कि अरब देश मुस्लिम देश भी कहे जाते हैं, इस्लामिक कंट्री उन्हें कहा जाता है, उनके अमीरों और शेखों को गले लगाया जाता है और भारत में नफरत का आलम यह है कि उनकी जुबान को अलग करने की राजनीति चलाई जाती है। योगी आदित्यनाथ जहां से चुने जाते हैं उस जगह की भाषा भोजपुरी रही है। हमने उनका भोजपुरी में कोई भाषण तो नहीं सुना, मैं दावा भी नहीं कर सकता कि हमने उनका सारा भाषण सुन लिया, भोजपुरी में नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भोजपुरी भी खूब बोलते होंगे। लेकिन हमारा सवाल यहां दूसरा है, भोजपुरी में भी उर्दू के अनगिनत शब्द हैं। अगर उर्दू भोजपुरी बनकर आ गई तब क्या करेंगे? उर्दू ही नहीं,
अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द हैं, उनका क्या करेंगे? जब भी हिंदी और भोजपुरी बोली जाएगी, उर्दू अपने आप चली आएगी। तो क्या विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई उर्दू में उपलब्ध नहीं करानी चाहिए थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि जिस तरह से हिंदी, भोजपुरी और ब्रज को शामिल करने से उर्दू चली आएगी, उसी तरह उर्दू को शामिल करने से संस्कृत का भी भला हो जाएगा, और यह अवसर उन्होंने गंवा दिया। ब्रज को आप अरबी की लिपि से अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके स्क्रीन पर हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत कई भाषाओं के शब्द हैं जो आज हिंदी के अपने हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि उर्दू में संस्कृत के कितने शब्द हैं? डॉक्टर शमसुर रहमान फारूकी ने डीडी न्यूज के संस्कृत कार्यक्रम त्रिज्या में कहा था कि उर्दू के 60% शब्द संस्कृत से आते हैं। संस्कृत को उर्दू की दादी परदादी का दर्जा हासिल है। सुंदर, शक्ति, शरीर, संगीत, हार, ये सब संस्कृत से उर्दू में आए हैं। हिंदी, उर्दू के अन्य विद्वान भी बताते हैं कि नस्तलीक अरबी और फारसी भाषाओं की लिपि है, लेकिन इस लिपि में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत आप अवधि में पढ़ सकते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम, जिनके दोहे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, उन्होंने ब्रज में अपने दोहे कहे, मगर वो लिखे मिलते हैं नस्तलीक में। हम कहां से कहां आ गए? उर्दू की बात करने से मौलवी और कठमुल्लापन की बात कहां से आ गई? 10 साल से इस राजनीति से क्या लाभ मिला? हम फिर से वहीं लौट कर आ रहे हैं। संस्कृत की बात करते हुए लोग सीना तो फुला लेते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। भारत में जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, उसमें संस्कृत की कितनी यूनिवर्सिटी है? उनकी तरक्की के क्या हाल है? संस्कृत में समाचार के प्रसारण करने से ही संस्कृत का भला नहीं हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर जो शब्द तैर रहे हैं, इनमें से कौन हिंदी का है, कौन अरबी, बहुत से लोग फर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदी का समझकर इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे इस्तेमाल शब्द भी अरबी से फारसी, उर्दू में आया है। कतर के जिस अमीर को प्रधानमंत्री मोदी गले से लगा रहे थे, उनके देश में अरबी बोली जाती है। हिंदी में फारसी और उर्दू के रास्ते अरबी के हजारों शब्द आए हैं। साहब अरबी है, वतन, अदब, आखिर, हकीम, खास खबर, किताब, मलाल, सब्र, तमाम, वफा, वजूद, ये सब अरबी के शब्द हैं। अगर सरफरोशी की तमन्ना आपके दिल में है तो आप उर्दू में अपनी बात कह रहे हैं और फारसी में भी। हिंदी तो बोल ही रहे हैं। अगर आपने कभी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया है तो याद रहे वो भी उर्दू है। कभी इंसाफ और हक की मांग की है तो आपने फारसी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है। कभी किसी चीज के लिए जमीन आसमान एक किया है तो फारसी और उर्दू में किया होगा। आप शादीशुदा हैं तो फारसी में हैं, खस्ता हाल हैं तो भी फारसी में हैं, घर में बावर्ची खाना और गुसल खाना बनवा रहे हैं तो फारसी में बनवा रहे हैं। बारिश, सफेद, फर्श, बर्फ, मेज, तोता, सेब, किताब, यह सब आम बोलचाल के शब्द आप तक अरबी या फारसी के रास्ते से आए हैं। अपनी सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अच्छी भाषा का इस्तेमाल कीजिए। यह काम सरकारों को खूब आता है, लेकिन जब सरकारें अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भाषाओं को आपस में लड़वाती हैं तो उनकी नाकामियां बेपर्दा हो जाती हैं। सच्चाई यही है कि हिंदी प्रदेश के तमाम कॉलेजों का स्तर आज पहले से भी बदतर हो चुका है। इन कॉलेजों में पढ़ाई के नाम पर यही सब बकवास चल रहा होगा। अगर वाकई हर बात में गौरव की इतनी जरूरत है आपको, तो भारत सरकार से एक गौरव आयोग बनवा लीजिए, गौरव यूनिवर्सिटी खुलवा लीजिए, जहां सभी भारतीयों को एडमिशन मिले और भारत पर गौरव करने की डिग्री मिले। हर बात में गौरव गौरव करने से लगता है कि गौरव की इतनी कमी हो गई है। अगर हो गई है तो सारे सौरभ, जितने भी सौरभ हैं, अपना नाम सबसे पहले गौरव रख लें और मेरा वीडियो आखिर तक देखा करें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।